नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज बात करेंगे साल 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट की। सीएम भूपेश बघेल ने 97,145 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में बस्तर टाइगर फोर्स के निर्माण से लेकर स्वच्छता दीदी का मानदेय बढ़ाना शामिल है। तो साथ ही सड़कों का जाल बिछाने के अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत बजट को बढ़ाया गया है। एक तरफ सरकार बजट को आम छत्तीसगढ़िया का बजट बता रही है, तो विपक्ष का आरोप है कि ये बजट कोरोना के जख्मों पर नमक छिड़कने वाला है। तो कैसा रहा बजट? आपको कितनी मिलेगी राहत? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उसके पहले रिपोर्ट देखते हैं। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की थीम पर एक बार फिर सीएम बघेल ने अपनी सरकार का तीसरा और छत्तीसगढ़ का 21वां बजट पेश किया। 97,145 करोड़ के इस बजट में सरकार जहां पुलिस फोर्स की मदद के लिए बस्तर टाइगर्स का गठन कर 2800 पदों पर भर्तियां निकालेगी, तो साथ ही कई जगहों पर सी मार्ट खोले जाएंगे, जहां से लोगों को तमाम जरूरत के छत्तीसगढ़ी उत्पाद एक छत के नीचे ही मिल जाएंगे। इसके साथ ही मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया जाएगा। नवा रायपुर में भारत भवन बनाया जाएगा। राम वन गमन पथ के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। सीएम बघेल ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत में जहां इस बजट को सबका बजट बताया, तो साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। हमारी संस्कृति, हमारी लोक कला, उसके उत्थान और विकास के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ के समग्र विकास, चाहे शहर के हो चाहे गांव को हो, उस सबको ध्यान में रखते हुए इस बजट में प्रावधान किया गया है। जो केंद्रीय कर जो से हमें वंचित रखा गया है, लगभग 14,000 करोड़ का, और जीएसटी का हमारे 3100 करोड़ के जो कटौती की गई है, उसके कारण कुल मिलाकर 18,000 करोड़ रुपया हमें कम मिला है। यदि ये मिलता तो निश्चित रूप से बजट का आकार भी बढ़ता और भी नए काम हम लोग कर सकते थे। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जहां सड़कों का जाल बिछाया गया है, 5200 करोड़ रुपए के सड़क के प्रावधान किया गया है। इरिगेशन के लिए प्रावधान किया गया है और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है। तो सड़कों के जाल छत्तीसगढ़ में बिछ जाएंगे आने वाले 2-3 साल में। एक तरफ जहां सीएम ने बजट को आम आदमी का बजट बताया है, तो वहीं बजट के बाद बीजेपी ने सरकार को आड़े हाथों लिया। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए कुछ नहीं है। उम्मीद थी कि ये जो बजट आ रहा है कोरोना और कोरोना से पीड़ित प्रदेश के लिए मरहम का काम करेगा, मगर उल्टा दिख रहा है। ये मरहम का काम नहीं रहा है, बल्कि जले में नमक डालने का काम ये कर रहा है। किसान, युवा, महिलाओं के लिए बजट में मजाक है। न कोई नवाचार है, न नई घोषणा है, न नया आवंटन है। 17% से घटा के जो कुल बजट का मैं साइज देख रहा था, पूंजीगत व्यय 17% से 14% हो गया। बजट का साइज छोटा हो गया। बजट का आकार पिछले बजट से 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। सरकार का दावा है कि इस बजट से हर वर्ग को राहत मिलेगी, तो विपक्ष बजट के बहाने सरकार पर हमलावर है। अब आप ही तय कीजिए कि आपको ये बजट कैसा लगा। रजनी ठाकुर के साथ देवेश तिवारी, जी मीडिया, रायपुर। और सीधे रुख करेंगे, खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरजीत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश सरकार में खाद्य मंत्री हैं। केदार कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। पहले मैं अमरजीत भगत जी आपके पास आ रहा हूं। थोड़ी देर पहले रमन सिंह एक ट्वीट करते हैं जिसमें कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने बजट पेश किया, लेकिन उसमें कुछ खास नहीं है और ये बजट छोटा भी है। उनका कहना है नमक छिड़कने वाला है जले पर। जी मृदुल जी, नमस्कार जी। आज माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। यह बजट मुख्य रूप से गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के थीम पर केंद्रित है, आधारित है। और यह बजट को हम कह सकते हैं कि जो नई ऊंचाई तक ले जाने वाला बजट है, उसका नाम हाइट्स दिया गया है।
इस बजट के माध्यम से छत्तीसगढ़ के किसानों का, यहाँ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए समृद्धि करने का, गांव की आर्थिक प्रगति, शिक्षा में गुणवत्ता की प्रगति के नए आयाम गढ़ने का, एवं स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार करने का, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए, महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं युवाओं को रोजगार एवं उद्यमिता के नवीन अवसर सृजित करने का, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में अधोसंरचना का तेजी से विकास करने वाला यह बजट है, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। तो हमें कह सकते हैं कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अधोसंरचना का विकास के साथ साथ संवेदनशील प्रशासन भी हमारा मूल भावना है। तो इस प्रकार से बजट में सभी पहलुओं का ख्याल रखा गया। आपने बिल्कुल सभी वर्गों की बात कही। तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, अमरजीत जी आपके विधानसभा में साथी भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, वो कहते हैं कि आपने युवाओं के लिए कुछ नहीं दिया, महिलाओं के लिए कुछ नहीं दिया। आपने सुना भी होगा अभी। देखिए बजट में जो प्रावधान किया गया है, आप कोविड पीरियड से, इस संक्रमण काल से निकलने के बाद जिस प्रकार से विश्वव्यापी ये संक्रमण फैला हुआ था, उस समय और आज का समय दोनों को देखेंगे तो बहुत ही धैर्यता के साथ संक्रमण से छत्तीसगढ़ को निकाला गया। और इस संक्रमण काल में भी लोगों के रहने के लिए, लोगों के खाने के लिए, लोगों के आने जाने वालों के लिए जो व्यवस्था की गई बहुत उत्तम थी। उस समय भी लोगों के लिए काम का जो व्यवस्था किया गया, लोगों का व्यवस्थापन दिया गया, उनके भोजन, उनके स्वास्थ्य का व्यवस्था किया गया। कोविड पीरियड निकलने के बाद ये पहला बजट है और इस बजट में, इस कोविड पीरियड में काफ़ी कुछ जो हमको मिलने वाली प्राप्तियां थी उसमें कमी आई, जो टैक्सेस मिलने थे उसमें कमी आए। इसके बावजूद जो बजट का आकार है उसमें सीमित संसाधन में और समुचित विकास की व्यवस्था इस बजट के माध्यम से की गई है। बिल्कुल हम समझ सकते हैं अमरजीत जी, क्योंकि किस सीमित हमारे पास पैसे भी हैं, चाहे हम सरकारों की बात करें, उसके राजस्व की बात करें। बिल्कुल आपने ठीक कहा अमरजीत जी, सीमित पैसा है। कोरोना काल के बाद हमें भी देखना है कि पैसा कहां लगाएं और इसके जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी वही मैं बोल रहा था। इसके बावजूद सरकार की जो योजना और कार्यक्रम का क्रियान्वयन से हम कृषि के क्षेत्र में 4.61% का हम इसमें रिकॉर्ड उपलब्धि हासिल किए हैं, जबकि भारत सरकार का रिकॉर्ड 3.38% का था। तो इसमें भी हमने हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा। ठीक है। मेरे साथ केदार जी जुड़े हुए हैं, केदार कश्यप जी। -5.28% का रहा। वहीं मैं इन्हीं बातों पर जवाब लेना चाहता हूं। सेंट्रल का जो परफॉर्मेंस फिर हम कृषि पर भी बात करेंगे, 5.7%। महिला, युवा और कृषि हम तुलनात्मक रूप से भी अध्ययन करेंगे तो छत्तीसगढ़ का स्थिति मैं वही पूछ लेता हूं केदार जी। वो कह रहे हैं तुलनात्मक तौर पर भी अध्ययन कर लेंगे तो भी हम बेहतर हैं, हम तो नया छत्तीसगढ़ बनाना चाह रहे हैं। देखिए, ये इनका जो बजट है पूरी तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को छलावा देने वाला बजट है और धोखे में रखने वाला बजट है। और लगातार राज्य ने जिस तरीके से इस सरकार ने कर्ज लेकर के सरकार को चलाया है, लगभग 70,000 करोड़ से ऊपर कर्जा हो चुका है छत्तीसगढ़ के ऊपर और लगभग 6,000 करोड़ से ऊपर इसका जो ब्याज का कहते हैं देना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं से आने वाले पीढ़ी को इसका सामना करना पड़ेगा। और जो इनका कहना है, मैं लगभग 2 साल, 2.25 साल पूरे हो रहे हैं और इस अवधि में लगभग इनके जो पूंजीगत जो मद है, उस व्यय है वो बहुत कम होता जा रहा है।
राजस्व व्यय वो बढ़ता जा रहा है, जिसमें क्या कहते हैं आपके वेतनमान है, बाकी जो व्यक्तिमूलक योजना है उसके माध्यम से ये लोग अपना खर्च व्यय कर रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और हमारे इस आने वाले पीढ़ी को एक पूरा तरीके से एक कर्ज में डूबा हुआ मिलेगा। और इस बजट में जिस तरह से इन्होंने जो घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं के कहीं कहीं उल्लेख नहीं है, किसी तरीके की कोई चर्चा नहीं है, केवल बड़ी बड़ी बातें कही गई है। केंद्र की योजनाओं को राज्य सरकार अपनी बता करके ये कह रही है कि हम लागू कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे वो हमारे कहते हैं विद्युतीकरण का योजना हो, चाहे वो हमारे समग्र शिक्षा का। अभी जैसे मैं देख रहा था, एक आरोप आपने लगाया, न्याय का नाम लेकर अन्याय करते हैं आप, लेकिन वो केंद्र सरकार का। केदार जी, मैं वही कह रहा हूं, योजना न्याय योजना तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू की, उसका भी पैसा बजट में बढ़ाया गया। देखिए, राज्य सरकार ने किसानों के लिए जिस तरीके से न्याय योजना के नाम से, वो भी तिथि पे निर्धारित है। अभी इस वर्ष जो धान खरीदी में जो तकलीफें हुई है बारदाना की उपलब्धता को लेकर के, आने वाले समय में हमारा जो छत्तीसगढ़ है ये किसान कर्ज में डूबा हुआ मिलेगा, क्योंकि एक जितनी भी योजना लॉन्च कर रहे हैं इसमें कर्ज मुक्त हमारे कहते हैं किसान हो, इसकी कोई प्लानिंग इनके पास में नहीं है, कोई विजन नहीं है। और उसके कारण से आने वाले समय में हमारा किसान जिसको जिस तरीके से योजना इनको बना करके दे रहे हैं, उससे हमारा किसान फिर से और भारी कर्ज में डूब जाएगा। और ये इनका कार्यक्रम है और उसी के तहत में ये किसानों के साथ में छलावा कर रहे हैं। और अभी वर्तमान में भले ये कहते हैं कि हम किसानों के लिए बजट कर रहे हैं, ये बताना चाहेंगे कि इन्होंने कृषि के क्षेत्र में क्या प्रावधान किया है, सिंचाई के क्षेत्र में कितना रकबा बढ़ाने का प्रावधान किया है। गिरदावली के रिपोर्ट के आधार पर आज रकबा घटाने की बातें हो रही है। हमारे कहते हैं किसान भाइयों का जो खेती का जो जमीन है उसको कम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं से उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। ठीक है, मैं क्योंकि देखिए खाद्य मंत्री हमारे साथ बैठे हैं, कहीं ना कहीं से प्लानिंग के तहत में खाद्यान्न की बड़ी जिम्मेदारी है और लगातार वो दिल्ली भी जा रहे हैं, चाहे सेंट्रल पूल में चावल कितना रखना है कितना नहीं रखना है उसके लिए। तो अमरजीत भगत जी, मैं आपसे चाहता हूं कि केदार कश्यप जी ने सीधे सवाल पूछा कृषि को लेकर, पहले आप उस पर जवाब दें, फिर मैं अपना सवाल करूं। देखिए, विपक्ष के हमारे जो भी साथी बोल रहे हैं उसका छत्तीसगढ़ में कहावत है कि थोथा चना बाजे घाना। इनके जो बात है, इनके जो बयान है, उसमें कोई धार नहीं है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कृषि प्रदेश है, इसकी पहचान धान का कटोरा है। यहाँ 80% से ज्यादा लोग कृषि कार्य पे आधारित हैं, कृषि के कार्य पे उनका जीवन जुड़ा हुआ है। और जिस छत्तीसगढ़ में 80% लोग किसानी काम से जुड़े हुए हों, वहां के लिए अगर वहां की सरकार कार्य योजना बना करके काम करती है तो मैं सोचता हूं इससे बड़ा कोई काम नहीं है जिसमें 80% लोग कवर्ड होते हों। सरकार में आने के बाद माननीय भूपेश बघेल जी ने सबसे पहला काम किया कि किसानों का कर्जा माफी किया। जो कृषि का काम घाटे का सौदा लोग मानते थे, शहर तरफ काम के तलाश में जा रहे थे, वो रुका और लोग कृषि के तरफ आकर्षित हुए। 2500 रुपया में जब धान खरीदी किए तो लोग आर्थिक रूप से समृद्ध हुए। कृषि के कार्य को बड़े उत्सुकता के साथ लोग करना शुरू किए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथियों से पूछना चाहता हूं कि आपकी भी छत्तीसगढ़ के प्रति एक प्रतिबद्धता है, आपकी भी जिम्मेदारी है, बिल्कुल। एक जगह भी आप किसानों के साथ खड़ा क्यों नहीं दिखते हैं? आपने ना धान खरीदी में, ना सेंट्रल जब 2500 रुपया में धान खरीदी में दिक्कत और उसमें दिखते हैं। हर जगह केवल आरोप लगाते हैं। इस बार धान खरीदी की बात कर रहे थे हमारे मित्र, हाँ। लेकिन बोरा जब सेंट्रल को देना है क्यों नहीं दिया? आपने एक चिट्ठी दिया, एक जगह आप खड़ा दिखे। केवल बयान देने से, विरोध करने से नहीं होता है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कहा था कि 1868 रुपया, 1888 रुपया एमएसपी में धान खरीदेंगे तो आपका
केंद्रीय पूल में 60 लाख मीट्रिक टन चावल हम जमा लेंगे, लेकिन सैद्धांतिक सहमति के बाद स्वीकृति जो आया आदेश वो केवल 24 लाख मीट्रिक टन का आया। ठीक है, उसको लेकर संशय है। आपने तो मुलाकात भी की केंद्रीय खाद्य मंत्री से, यहाँ के छत्तीसगढ़ के हित के लिए एक बार भी चिट्ठी लिखा क्या? आपने एक बार भी मांग किया अपने केंद्रीय नेतृत्व से? नहीं किया। तो किस मुंह से आप किसानों की बात हो? छत्तीसगढ़ मैं इसी पर जवाब ले लेता हूं, उसके बाद में औद्योगिक क्षेत्र को लेकर एक सवाल करूंगा, क्योंकि तहसील बनाए जाएंगे, औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा और रिकॉर्ड धान हम लोगों ने 92 लाख मीट्रिक टन खरीदा। बिल्कुल सर, रिकॉर्ड तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं केदार कश्यप जी से यही जान रहा हूं। अमरजीत जी, यही राजनीति होता है केदार जी? तो मैं कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जी आप भी मंत्री रहे केदार कश्यप जी, हालांकि आपके पास विभाग दूसरा था, लेकिन आप समझते हैं बेहतर काम किस तरीके से होता है। वो कह रहे हैं हम तो चाहते हैं कि जमा कर लिया जाए, लेकिन वहां भी दिक्कतें हो रही हैं, फिर कैसे सवाल उठा रहे हैं? देखिए, राज्य सरकार बहाना बनाना का छोड़ना पड़ेगा और इनको पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी। माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि धान का कटोरा, हम धान का कटोरा नहीं मानते छत्तीसगढ़ को, हम धान का मंडी मानते, धान का बड़ा केंद्र है। अच्छा, कटोरे के हालत में तो क्या बात कर रहे हैं? सरकार ने यहाँ पे छत्तीसगढ़ को ले आया है धान का और आज उसी के कारण से हमारे किसान भाइयों को दर दर भटकना पड़ता है। हमारे मंत्रीगण वहां पर जब बस्तर में वनवासियों के साथ में जब मारपीट होती है धान खरीदी को लेकर के, धरना प्रदर्शन होता है, जब चक्का जाम किया जाता है, तब हमारे मंत्री जी वहां पर कोई जाता नहीं, कोई उसमें बयान तक देने को उचित नहीं समझता। आज जब चावल की बात आ रही है, जब चावल खरीदने की बात, तो हमारे मंत्री जी उस समय में क्यों चुपचाप थे? जब केंद्र ने उनके लिए क्या मांगा था, तब तो इन्होंने अपना वो नहीं दिया, प्रस्ताव नहीं दिया, तब तो चुपचाप बैठे थे। अच्छा। लेकिन आज जब स्थिति जब दुबर होती जा रही है, बारदाना को लेकर के इनका बड़ा अभी हमारा बारदाना को लेकर के इनके जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं वहां पर ग्रामीण क्षेत्र में जो निर्धारित मूल्य है उससे अधिक दर पे क्या है वो बारदाना खरीद के दिए हैं। और जो धान की बात कह रहे हैं कि बम्पर धान खरीदी हुई है, कई लोगों का तो केदार जी उन्होंने रिकॉर्ड धान तो खरीदा ना, गिरते पड़ते सर, गिरते पड़ते फटे हुए बारदाने में, प्लास्टिक के बारदाने में कैसे भी खरीदा, उन्होंने तो रिकॉर्ड खरीदी की ना सर। अमरजीत भगत यही तो कह रहे हैं कि हमने तो रिकॉर्ड खरीदा ना, फटे हुए में खरीदा, प्लास्टिक के में खरीदा तो सही हमने। मैंने कहा रिकॉर्ड, देखिए जितना धान खरीदना चाहिए उतना धान खरीदी हुई नहीं, और जिसका धान खरीदना चाहिए गरीब का धान एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार जाएगा? लिमिट तय कर दिया था, धान खरीदी केंद्रों में लिमिट तय कर दिया था। बाकी जो बड़े जो धान बेचने वाले हैं उनके धान को एडजस्टमेंट किया गया इस सरकार के माध्यम से, ये मेरा आरोप है। और जो बॉर्डर एरिया में जो धान अच्छा ठीक है, देखिए बजट में बहुत सारी चीजों का जिक्र किया है और मुझे लगता है कृषि के अलावा भी कुछ सिरे हमें जरूर पकड़ने चाहिए। जंगल जमीन वालों के जो क्या बोलते हैं वनाधिकार पत्र वालों के, उनके भी धान खरीदने थे, उसकी धान खरीदी की व्यवस्था इस सरकार। मैं एक सवाल और लेना चाहता हूं। 11 नई तहसीलों का गठन होगा। अमरजीत भगत जी, आपने अपनी बात में जिक्र किया था कि ज्यादातर आबादी है जो कृषि पर निर्भर करती है, और अब लोग शहर की तरफ जाते थे क्योंकि काम नहीं मिलता था। तो तहसीलों के माध्यम से किस तरीके से उद्योग स्थापित किए जाएंगे और किस तरीके से लोगों को काम मिलेगा? देखिए, छत्तीसगढ़ का बजट समावेशी बजट है और हाइट देने वाला बजट है, जहां पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम सभी का इसका संतुलन का ख्याल रखा गया है। छत्तीसगढ़ में सड़कों का जाल बिछेगा, एजुकेशन सेक्टर में इसका क्वालिटी डेवलप होगा, सभी ब्लॉक सभी क्षेत्र में अंग्रेजी स्कूल खोले जाएंगे। केदार कश्यप जी जब मंत्री थे तब स्कूल बंद करते थे, हम स्कूल खोल रहे हैं, अंग्रेजी स्कूल खोल रहे हैं। जो लोग अभी केवल बड़े लोग और शहरी क्षेत्र में अंग्रेजी का पढ़ाई होता था, अब ग्रामीण क्षेत्र में भी होगा। और वहीं पर अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी हम रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का स्थापना कर रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ही वहाँ पर गांव में जो उपयोग होने वाले जो दैनिक उपयोग की वस्तु है वो उसका तैयार किया जाएगा,
मसाला है, अचार है, पापड़ है, बांस से बने हुए वस्तु है, और उसको बेचने के लिए सर, सरकार का देह वाक्य है, जा रहे हैं जो सीड मार्ट, आपका देह वाक्य है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ चीज है। और हम उम्मीद करते हैं अमरजीत भगत जी, जैसा आप कह रहे हैं कि आपने छत्तीसगढ़ आपका बजट जो है दूरदर्शी है, एक अलग हाइट पर प्रदेश को ले जाएगा, ये हम उम्मीद करते हैं। हालांकि केदार कश्यप जी सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं और वो उनके सवाल भी हम जरूर आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि हाइट पर अगर हमें जाना है, ऊंचाइयों पर जाना है, तो ऐसे ही काम करना होगा। लेकिन सरकार का कहना है कि इस बजट से छत्तीसगढ़ की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी। इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे चर्चा करने के लिए इस खास मुद्दे पर। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेने वाले हैं। ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी और अहम खबरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।